So hello, I welcome to all the NEET aspirants on my platform Science Planet Biology. I hope कि आप लोग हेल्दी होंगे, सेफ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। अभी आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग प्लांट एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक दो चैप्टर ही जो है वो छूटा हुआ है। प्लांट एनाटॉमी, प्लांट मार्फोलॉजी, ठीक है, और एनिमल किंगडम, क्योंकि मैंने एनिमल किंगडम के कुछ एग्जाम्पल्स ट्रिक के द्वारा आप लोगों को बताए हैं। अभी इसके बाद मैं प्लांट एनाटॉमी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट में पूछते रहते हैं कि प्लांट एनाटॉमी करा दीजिए, क्योंकि वो थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। लेकिन आई एश्योर यू कि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, और ये चैप्टर इतना जो है कॉम्प्लेक्स जितना दिखता है उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। एक बार आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो शायद ये आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस चैप्टर को मैं देखिए इस चैप्टर को आधे घंटे में भी ख़त्म किया जा सकता है, 15 मिनट में भी रीडिंग की जा सकती है। लेकिन जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ इसमें मुझे 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, जिसको मैंने 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि आपको 1 बाय 1 कैसे पढ़ना है। ओके, इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। तो हमें हमारे चैप्टर का जो नाम है दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि एनाटॉमी क्या होता है। तो वी ऑल नो वेरी वेल कि एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एनाटॉमी, चाहे वो प्लांट एनाटॉमी हो या एनिमल एनाटॉमी हो। अगर हम यहाँ पे प्लांट एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने जा रहे हैं। अब प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा? प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर में आएगा उसके रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, उसके स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, उसके लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्लांट में हमें मेजरली किस पे फोकस करना है, उसका वेस्कुलर बंडल कैसा है, मतलब कहने का मतलब उसकी पूरी की पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले एनाटॉमी का मतलब ये हो गया। एनाटॉमी के बाद क्या आता है? टिश्यू टर्म, ठीक है। तो हमें ये भी पता है, हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ते हैं, तो टिश्यू क्या है? व्हाट इज द टिश्यू? टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल्स के ग्रुप को ही हम लोग टिश्यू कहते हैं। हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड सिमिलर फंक्शन, मतलब जिसकी ओरिजिन और फंक्शन दोनों क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। तो हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड फंक्शन, तो ये हो गया हमारा टिश्यू। अब हमें प्लांट टिश्यू पढ़ने के लिए हमें ध्यान ये देना है कि प्लांट में कितने तरीके के टिश्यू पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू। यहाँ पे क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ टिश्यू देखेंगे। तो अभी सॉरी, अभी मुझे बोर्ड यूज़ करने में दिक्कत आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ टिश्यू को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू, ठीक है। प्लांट में 2 तरीके के टिश्यू होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। दूसरा क्या होता है? परमानेंट टिश्यू, या इसी को हम लोग और क्या कहते हैं? मैच्योर टिश्यू भी कहते हैं। इसको हम लोग और क्या कहते हैं? मैच्योर टिश्यू भी कहते हैं। तो 2 चीज़ हैं, एक हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा क्या हो गया? परमानेंट टिश्यू हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू को, आप ध्यान से समझते रहिएगा। टाइप्स ऑफ टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ होते हैं? दे आर लोकेटेड
इन स्पेशलाइज्ड रीजन, ये हर जगह नहीं होते, ये कहाँ होते हैं, स्पेशलाइज्ड रीजन में ही होते हैं। अभी मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, आप छोटे छोटे पॉइंट्स पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ होते हैं, लोकेटेड इन स्पेशलाइज्ड रीजन्स, और ये कहाँ होते हैं, प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में हर जगह पाए जा सकते हैं। जबकि ये कहाँ होते हैं, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू सम रीजन्स ओनली, ये केवल कुछ रीजन में ही पाए जाते हैं। जैसे अभी मैं एक डायग्राम से आपको बताऊंगी, आप ध्यान दीजिएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ ही रीजन में पाए जाते हैं, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टम्स, क्या कहते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम्स और सेकेंडरी मेरिस्टम्स। मतलब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या प्राइमरी मेरिस्टम्स, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या सेकेंडरी मेरिस्टम्स। ओके, अब हम देखेंगे कि प्राइमरी मेरिस्टम क्या होता है और सेकेंडरी मेरिस्टम क्या होता है। ओके, प्राइमरी मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी प्लांट बॉडी, या फिर हम कह सकते हैं प्राइमरी मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। अब हमें प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ इन लेंथ ओनली, केवल और केवल प्लांट की अगर ग्रोथ केवल लंबाई में हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो सेकेंडरी मेरिस्टम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ इन गर्थ, ग्रोथ इन गर्थ, गर्थ को हम लोग विड्थ से भी समझ सकते हैं, मतलब मोटाई में अगर, चौड़ाई में अगर ग्रोथ हो रही है तो उसको हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। तो पहले हमें प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब समझ में आ गया कि अगर ग्रोथ केवल लंबाई में हो रही है तो उसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, और ग्रोथ अगर चौड़ाई में हो रही है तो उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। और इनके लिए प्राइमरी मेरिस्टम्स और सेकेंडरी मेरिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इतनी बात अगर हमें समझ में आ गई है तो हम लोग आगे मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो प्राइमरी मेरिस्टम है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। जो प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम है, ये मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम्स। जो प्राइमरी मेरिस्टम है वो भी दो तरीके के होते हैं। पहला क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम, पहला होता है एपिकल मेरिस्टम, और दूसरे होते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। दूसरे क्या होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टम होते हैं। अब हम ये देख लेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेरिस्टमैटिक सेल्स या टिश्यू। पहला क्या है, एपिकल मेरिस्टम है, और दूसरा क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टम है। अब इन दोनों में अंतर क्या है उसको पहले हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पौधा या फिर एक कुछ वी कैन से एम्ब्रियो ही बना दिया है, या स्मॉल प्लांट बना दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इसका रूट एपिसिस, सॉरी ये इसका रूट एपिसिस है और ये इसका शूट एपिसिस है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कुछ एपेक्स पे, शूट एपेक्स पे कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सेम वैसे ही टिश्यू रूट एपेक्स पे भी पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं मेरिस्टम। अब इस वाले टिश्यू को हम लोग शूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं और इसको हम लोग रूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, इसको जो दोनों एपिकल पे हैं तो इनको हम एपिकल मेरिस्टम कहते हैं, जो सूट वाले रीजन में प्रेजेंट है उसको हम सूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं, और जो रूट वाले रीजन में प्रेजेंट है उसको हम रूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो यही रहा हमारा एपिकल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम क्या है, आगे चल के इसको हम देखते हैं। एपिकल मेरिस्टम में दो तरीके के मेरिस्टम है, एक है रूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, रूट एपिकल, और दूसरा क्या है, शूट एपिकल, दूसरा है शूट एपिकल। ओके, अब ये देखिए, रूट एपिकल रूट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, शूट एपिकल शूट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एकदम अच्छे से समझना है।
इसको मैंने क्या बताया कि अब देखिए ये डिवाइड करेंगे तो इनकी डिवीजन की, इन दोनों की डिवीजन की वजह से ग्रोथ कहाँ होगा, लंबाई में होगा। तो हमने अभी अभी आपको बताया था ना कि प्राइमरी मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है कि ग्रोथ इन लेंथ। ओके, तो ग्रोथ कहाँ होने जा रहा है, लंबाई में होने जा रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं इसको थोड़ा सा रब कर रही हूँ और इस बात को आप समझने की कोशिश करना। जैसे ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम है, मैं इस तरीके से बना दे रही हूँ। जो शूट एपिकल मेरिस्टम है, मान लीजिए यहाँ पे मेरिस्टमेटिक सेल्स हैं और ये मेरिस्टमेटिक सेल्स डिवीजन कर रही हैं, ग्रोथ लंबाई में होती चली जा रही है, प्लांट बढ़ता चला जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? और इसके बाद क्या होता है, कुछ सेल्स, कुछ मेरिस्टमेटिक टिश्यू ये पीछे छोड़ती चली जा रही हैं। जहां जहां मेरिस्टमेटिक टिश्यू पीछे छोड़ते चले जाते हैं, वहीं से जो ग्रोथ होती है एक्सिलरी बड की, किसका डेवलपमेंट होता है, एक्सिलरी बड का डेवलपमेंट होता है। तो ये बताइए मुझे, आपसे पूछा जाता है कि एक्सिलरी बड को डेवलप करने में किस मेरिस्टमेटिक टिश्यू का रोल है, तो वो है शूट एपिकल मेरिस्टम। अब इसी एक्सिलरी बड से आपको मिलेंगी लीफ निकलती हैं, ब्रांचेस निकलते हैं और फ्लावर्स का डेवलपमेंट होता है। बात को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो एक्सिलरी बड किसकी वजह से बना, शूट एपिकल मेरिस्टम। तो मैं यहां पे लिख रही हूं, शूट एपिकल मेरिस्टम लेफ्ट बिहाइंड some meristematic cells, ठीक है, called as, या we can say develop into axillary bud। किस में डेवलप होते हैं, एक्सिलरी बड्स में डेवलप होते हैं। एक्सिलरी बड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो लीफ के एक्सिल पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ के एक्सिल पे प्रेजेंट होते हैं और आगे चल के ये डेवलप होते हैं, डेवलप इनटू ब्रांचेस एंड फ्लावर्स। ब्रांचेस एंड फ्लावर्स, तो ब्रांचेस और फ्लावर्स में आगे चल के डेवलप हो जाते हैं। ये बात तो हमें समझ में आ चुकी है। तो देखिए ये हुआ हमारा एक्सिलरी बड। अब चलिए देखिए इसको हम लोग और कैसे समझते हैं, इसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट। एक्सिलरी बड हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए रूट एपिकल हो गया, शूट एपिकल हो गया। अभी हाँ सॉरी, एक चीज हमने यहाँ पे इंटर कैलरी मेरिस्टम के बारे में अभी नहीं पढ़ाया है। तो अब इंटर कैलरी मेरिस्टम कहाँ होता है, इसको ध्यान समझ लेंगे। जैसे ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये मेरिस्टमेटिक, जैसे मान लीजिए कि ये क्या हुआ, जैसे जैसे ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू डिवाइड करेगा वैसे वैसे ग्रोथ होती जाएगी। मेरिस्टमेटिक टिश्यू आगे चल के किस में चेंज हो जाता है, परमानेंट टिश्यू में। तो मान लीजिए ये परमानेंट टिश्यू है, ये परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, सॉरी ये परमानेंट टिश्यू है, यहाँ पे परमानेंट टिश्यू है। तो दो परमानेंट टिश्यू के बीच में कुछ मेरिस्टमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम। तो इंटर कैलरी मेरिस्टम कहाँ होती हैं, प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट टिश्यू, मतलब परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में ये प्रेजेंट होती हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये कहाँ होती है, प्रेजेंट बिटवीन परमानेंट। तो कभी कभी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछता है कि इंटर कैलरी मेरिस्टम इज द टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम। तो ये किसका टाइप है, प्राइमरी मेरिस्टम का टाइप है। और इंटर कैलरी मेरिस्टम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। बात समझ में आ रही है। तो इंटर कैलरी मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, परमानेंट टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होते हैं और ये जनरली ग्रासेस में होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी, ये सब प्राइमरी मेरिस्टम का मतलब प्राइमरी ग्रोथ किस कहाँ होगी, मोनोकोट में होगी। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ग्रासेस में प्रेजेंट होता है। तो इंटर कैलरी मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ग्रासेस में होते हैं। और आपको पता है जैसे गाय हुए, बकरी हुए, जब ग्रेज कर जाते हैं, चढ़ जाते हैं घास वगैरह को, तो ग्रासेस के लिए पुनः मतलब वी कैन से रीजनरेशन के लिए इंटर कैलरी मेरिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। Okay, so this is all about the primary meristem we can say. Now come to the secondary meristem. Secondary meristem, अब देखिए secondary meristem को हम लोग और क्या कहते हैं, secondary meristem किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमने अभी अभी बताया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेटरल मेरिस्टम। ये किस, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, लेटरल मेरिस्टम, या फिर इसी को हम लोग और सिलिंड्रिकल मेरिस्टम भी कहते हैं, सिलिंड्रिकल मेरिस्टम। इसको हम लोग और क्या कहते हैं, सिलिंड्रिकल मेरिस्टम भी कहते हैं। ओके, अब देखिए क्या हुआ, प्लांट लंबाई में तो बढ़ गया, ठीक है। अगर प्लांट लंबाई में बढ़ गया है तो अब इसको हम लोग, इसकी ग्रोथ कहाँ होनी है, चौड़ाई में होनी है,
ठीक है। अगर प्लांट लंबाई में बढ़ चुका है तो मान लीजिए, देखिए ये कहाँ होते हैं, जो सेकेंडरी मेरिस्टम वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये साइड में, प्लांट के साइड में प्रेजेंट होते हैं। लैटरल मतलब हमारा लैटरल साइड, या हमारा साइड वाला पोर्शन है जिसको आप पार्श्व कहते हो हिंदी में। तो लैटरल का मतलब क्या है, ये प्लांट के लैटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं और ये डिवाइड करके प्लांट की क्या बढ़ाते हैं, चौड़ाई बढ़ाते हैं, गर्थ बढ़ाते हैं। ठीक है, ये प्लांट की क्या बढ़ाते हैं, चौड़ाई बढ़ाते हैं। तो देखिए ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये है लैटरल मेरिस्टम, जिसको हम सिलिंड्रिकल मेरिस्टम भी कहते हैं, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है डाइकॉट, रूट एंड स्टेम। तो सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होती है, डाइकॉट रूट में होती है, डाइकॉट स्टेम में होती है। प्राइमरी ग्रोथ कहाँ होती है, तो प्राइमरी ग्रोथ कहाँ होती है, मोनोकॉट में होती है। ठीक है, मोनोकॉट्स में होती है। और सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होती है, डाइकॉट में होती है। अब हम ये समझ गए हैं, यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं वो हम लोग देखें। इसके एग्जाम्पल है कॉर्क कैम्बियम, पहला एग्जाम्पल है कॉर्क कैम्बियम, दूसरा एग्जाम्पल है वेस्क्यूलर कैम्बियम। ठीक है, वेस्क्यूलर कैम्बियम। और थर्ड एग्जाम्पल है इंटरफैसिक्यूलर कैम्बियम, इंटरफैसिक्यूलर कैम्बियम। तो इस तरीके से ये हमारा मेरिस्टेमेटिक, या मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, कितने तरीके के, या टिश्यू कितने तरीके के हैं वो हमें पता चल चुका है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू, जिसमें अभी हम लोगों ने केवल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिस्कस किया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्पेशलाइज्ड रीजन पे होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम। आप बहुत अच्छे से इस बात को समझना कि जो एक्सिलरी मेरिस्टम है और इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक्सिलरी मेरिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्सिलरी बड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सॉरी एपिकल मेरिस्टम में सूट एपिकल मेरिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्सिलरी बड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। शायद यहाँ पे चीजें ना दिख रही हैं। अब हम लोग अगला क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग अगला डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू मैंने बताया था कि हर जगह प्रेजेंट होता है। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं परमानेंट टिश्यू जो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम देखेंगे इसके बारे में, परमानेंट टिश्यू। तो आ जाइए, नेक्स्ट क्या है, दैट इज द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब हम देखेंगे सिंपल और कॉम्प्लेक्स में अंतर क्या है। याद रखना, इफ एनी टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, तो उसको हम कहेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो ये क्या हो गया, दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, केवल एक तरीके की सेल से मिलके बना होता है। इसको हम लोग कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। और अगर कोई टिश्यू मोर देन वन पर टाइप ऑफ सेल से मिला हुआ है, बना हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो यहाँ पे ओनली वन टाइप ऑफ सेल है, यहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। अब देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 तरीके, 3 टाइप के होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के होते हैं। इसको हम लोग देखेंगे ऐसे। सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि थोड़ा सा ये आपको डिस्टर्ब कर सकता है, डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। बोर्ड यूज़ करने वाली दिक्कत थोड़ी सी आ रही है, प्रैक्टिस हो जाएगी तो शायद ये प्रॉब्लम चली जाएगी, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, देखिए 3 तरीके के होते हैं। एक होता है पैरेन्काइमा, क्या होता है, पैरेन्काइमा। दूसरा होता है कोलनकाइमा, कोलन याद रखना, कोलनकाइमा। और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। तीसरा क्या है,
स्क्लेरेनकाइमा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। जबकि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो 2 तरीके का होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। अब आप कहोगे कि ये कॉम्प्लेक्स क्यों है भाई और ये सिंपल क्यों है? तो कॉम्प्लेक्स इसलिए है ये क्योंकि जब जाइलम को आप देखेंगे तो जाइलम पूरा का पूरा 4 टाइप के टिश्यू से मिलके बना होता है। जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। सेम इसी तरीके से फ्लोएम भी, फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल्स, सीव ट्यूब सेल्स, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, मतलब डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिलके बना है, इसीलिए इनको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जबकि जब आप इन तीनों को देखेंगे तो इनमें केवल एक ही टाइप की सेल्स होती है, इसलिए इसको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। Are you getting my points? Now, अब देखिए पैरेन्काइमा क्या है। पैरेन्काइमा प्लांट में हर जगह पाया जाता है, चाहे वो प्लांट की लीफ हो, रूट हो, स्टेम है, whatever the part of plant is, पैरेन्काइमा टिश्यूज आर प्रेजेंट एवरीवेयर। चाहे जो भी पार्ट हो, पैरेन्काइमा टिश्यू हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो ये मोस्ट एबंडेंट भी होते हैं, इस वजह से ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं। एक लाइन एनसीईआरटी में इसी से मिलता जुलता दिया हुआ है। मोस्ट प्रिमिटिव भी हैं भाई, ये मोस्ट प्रिमिटिव सबसे पहले यही आए थे तब जाके, और हर एक टाइप की टिश्यू इसी से बनती भी है, मतलब जितनी भी टिश्यू है इसी से बनते भी हैं। तो ये एक तरीके का ग्राउंड टिश्यू भी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये इसमें इसकी खास बात क्या है। तो पैरेन्काइमा जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये खास बात रही पैरेन्काइमा की। और क्या होता है पैरेन्काइमा के बारे में हम और चीज़ें आपको बता दें। अभी क्या है, ये मेजर फॉर्म बनाता है, ये तो हमने बता दिया। हाँ, इसका शेप के बारे में अगर हम बात करें तो इसका शेप मेनली क्या होता है, मेनली डायमेट्रिक होते हैं। इसका मेनली इसका शेप होता है, ये क्या होता है, आइसोडायमेट्रिक होता है। लेकिन इसके अलावा ये स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, ठीक है, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, ठीक है, कई सारे शेप। लेकिन मेनली अगर आपसे पूछ रहा है तो ये आइसोडायमेट्रिक है। और इनमें हमने अभी बताया इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट भी हो सकते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे कि इनकी जो सेल्स होती है, इनके सेल वॉल कैसे होते हैं। सेल वॉल सेलुलोजिक होते हैं। सेल वॉल इसका क्या होता है, सेलुलोजिक होता है। तो हम देख लें इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन स्टोरेज है, फोटोसिंथेसिस है, मतलब बहुत सारे लॉट्स ऑफ फंक्शंस आर परफॉर्म बाय पैरेन्काइमा सेल्स। क्योंकि आप अपने एनसीईआरटी भी सामने रखिए, एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इसमें जो है इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, स्टोरेज है, सिक्रीशन है, फोटोसिंथेसिस है। तो इनका फंक्शन हम आपको बता दें तो आप देख सकते हैं इसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज है, फोटोसिंथेसिस है और क्या है, सिक्रीशन है। तो दीज आर द फंक्शन। और हमने अभी अभी बताया कि ये सेल्स ऐसे पैक्ड होती हैं, इनमें इंटरसेलुलर मतलब इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब होता है दो सेल्स के बीच का स्पेस। तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं, या लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, ये काफी कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा। याद रखना, दे आर द मेजर टिश्यूज ऑफ प्लांट बॉडी। तो ये प्लांट बॉडी के मेजर टिश्यू होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं, सबसे प्रिमिटिव हैं, ग्राउंड टिश्यू हैं। जितने भी टिश्यू होते हैं इन्हीं से आगे चल के बनते हैं। और इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट और एब्सेंट भी हो सकते हैं, प्रेजेंट भी हो सकते हैं, एब्सेंट। मेनली आइसोडायमेट्रिक का मतलब दोनों तरीके से, दोनों तरफ से सेम उसका जो वॉल्यूम है। आइसोडायमेट्रिक सेल वॉल इसकी सेल वॉल पे जरा फोकस करिएगा, सेल वॉल इसकी कैसी है, सेलुलोजिक है ना। कम टू द कोलेनकाइमा।
कोलेनकाइमा की अगर हम बात करें तो जो कोलेनकाइमा है ये क्या होती है, ये होती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दे आर, कोलेनकाइमा आर लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं इसको, हम लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिविंग क्यों कहते हैं मैं अभी आपको बताऊंगी। लिविंग मैकेनिकल मतलब ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो स्क्लेरेनकाइमा है इसको हम डेड मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डेड मैकेनिकल टिश्यू। मतलब इन दोनों का काम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, कोलेनकाइमा का भी और स्क्लेरेनकाइमा। इसको हम लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं और इसको हम डेड मैकेनिकल टिश्यू कहते हैं। अब रीजन क्या है इनको लिविंग और डेड कहने का, तो पहली बात मेरी एकदम ध्यान से सुनिएगा कि ये जो होते हैं, ठीक है, इनमें जो यहाँ इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस तो बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। जैसे सेल्स इस तरीके की होती हैं, बस पहले एकदम ध्यान से देखिए और समझिए, एक एक चीज अगर आप समझेंगे ना तो काफी मजा आएगा पढ़ने में प्लांट एनाटॉमी। ये हो गई मान लीजिए सेल। अब इंटरसेलुलर स्पेसेस कहीं दिख रहे हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है, सेलुलोज के साथ साथ हेमी सेलुलोज की होती है और हेमी सेलुलोज के साथ साथ ये पेक्टिन की भी बनी होती है। तो सेल वॉल में सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन होते हैं। और आपको पता है इनकी सबसे खास बात ये होती है कि अनइवन थिकेनिंग होती है। अनइवन थिकेनिंग का मतलब थिकेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा ये कॉर्नर पे होती है, कॉर्नर पे इनकी सेल वॉल काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, कॉर्नर पे इनकी सेल वॉल काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। तो हम यहाँ पे लिख दें थिकेनिंग एट द कॉर्नर, थिकेनिंग एट कॉर्नर। और इसका रीजन क्या होता है कि कॉर्नर पे पेक्टिन डिपॉजिट हो जाता है। क्या डिपॉजिट होता है, पेक्टिन। और इसका बेनिफिट भी काफ़ी ज़्यादा है। पेक्टिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता है, क्योंकि पेक्टिन एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है और वो वाटर को स्टोर कर सकता है। जब ये वाटर को होल्ड कर लेते हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, जब ये वाटर को होल्ड कर सकते हैं तो इसको ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जहाँ जहाँ भी कोलेनकाइमा होगा वो पार्ट काफ़ी फ्लेक्सिबल होगा, वो पार्ट काफ़ी फ्लेक्सिबल होगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि इसकी जो सेल की बनावट है, इस टिश्यू की बनावट है, वहाँ पे पेक्टिन डिपोजिशन होता है कॉर्नर्स पे, और कॉर्नर्स पे पेक्टिन होने की वजह से पेक्टिन वाटर होल्ड कर लेता है, जिससे ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है उस पार्ट को। जैसे मान लीजिए डाइकॉट स्टेम आपने देखा है, डाइकॉट स्टेम को अगर आप, जब यंग स्टेम होती है तो उसको आप इस तरीके से बेंड भी कर देंगे तो स्टेम काफ़ी लचीली होती है। लीफ के पेटियोल, इतनी तेज हवा चलती है, आंधी आती हैं, क्या पत्तियां फट जाती हैं? पत्तियां टूट जरूर जाती हैं लेकिन पत्तियां फटती नहीं हैं, उसका पेटियोल नहीं फटता है। इसका रीज़न यही है कि वहाँ पे कोलेनकाइमा पाया जाता है। तो कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, डाइकॉट स्टेम में और पेटियोल ऑफ लीफ में, और उसको वो क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो मैं इसके एग्जाम्पल लिख दे रही हूँ, ये कहाँ होता है, डाइकॉट स्टेम में होता है और कहाँ होता है, पेटियोल ऑफ लीफ में होता है, लीफ के पेटियोल में होता है, और उसको वो क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इतनी बात समझ में आ चुकी है मेरी? ओके। अब हम देखेंगे कि स्क्लेरेनकाइमा की अगर हम बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा को हम डेड मैकेनिकल टिश्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हाईली लिग्निफाइड होते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो हाईली लिग्निफाइड होती है। अब एक बात बताइए, लिग्निफाइड का मतलब सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन, लिग्निन जब डिपॉजिट होने लग जाता है तो वो सेल डेड कहलाने लग जाती है, ठीक है। और ये काफ़ी मजबूती प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसको हम पेक्टिनाइज्ड मैकेनिकल टिश्यू भी कहते हैं और इसको हम लिग्निफाइड मैकेनिकल टिश्यू भी कहते हैं। अब बात ये है कि ये हाईली लिग्निफाइड है तो यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट एब्सेंट हो जाता है, प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। और अगर किसी भी सेल में से वो हाईली लिग्निफाइड होना स्टार्ट हुआ, हाईली लिग्निफाइड होना स्टार्ट हुआ, और एक बात हमेशा याद रखना, सेल वॉल में कभी भी जो नई सेल वॉल बनती है तो हमेशा अंदर की तरफ बनती जाती है,
हमेशा अंदर की तरफ बनती जाती है, और अगर कोई चीज़ अंदर की तरफ बन रही है तो अंदर की चीज़ें तो खत्म हो जाएंगी। तो अंदर की चीज़ें क्या रही, इसका प्रोटोप्लास्ट, तो प्रोटोप्लास्ट तो खत्म हो गया। और अगर कोई प्रोटोप्लास्ट नहीं है किसी भी सेल में तो वो तो सेल डेड कहलाएगी। यही बात है ना। तो ये हाईली लिग्निफाइड जैसे ही होना शुरू हुआ, प्रोटोप्लास्ट यहाँ से एब्सेंट हो गया, तो इसका ल्यूमन कैसा हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। तो इसका ल्यूमन कैसा हो जाता है, इसका ल्यूमन हो जाता है एम्प्टी। इसका ल्यूमन क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। ओके, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ तक हमें ये चीज़ समझ में आ गई है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये चीज़ कहाँ होनी चाहिए। ये चीज़ होती है मोनोकॉट स्टेम में। ये कहाँ होती है, मोनोकॉट स्टेम। अब बताओ मुझे, मोनोकॉट स्टेम हम ले लेते हैं, इस देखो डाइकॉट स्टेम में थी, ये मोनोकॉट स्टेम। गन्ना ले लीजिए आप, ठीक है। गन्ने को आप ऐसे तोड़ते हो तो पटाख से टूट जाता है, वो उतना लचीला नहीं होता है। उसकी स्टेम को आप लटकाओगे तो वो टूट जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ है भाई, वहाँ पे तो ये है लिग्निफाइड है जो उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं, वो टूट जाती है। तो याद रखना, जब मैं मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे आपको ये चीज़ बार बार याद रखनी होगी कि मैं आपसे पूछूंगी भी कि बताइए मुझे स्क्लेरन काइमेटस और हाइपोडर्मिस कहाँ है और कोलन काइमेटस हाइपोडर्मिस कहाँ है। तो आपको बताना पड़ेगा कि स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस जो है वो मोनोकॉट में है और कोलन काइमेटस हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम में है। तो आई थिंक ये चीज़ें यहाँ तक तो क्लियर हैं। अब हम आगे आते हैं, नेक्स्ट इसको देखते हैं। ये बड़ा डर लग रहा है, इसको देखते हैं। हाँ, इसको देखिएगा, स्क्लेरन काइमा में पढ़ा रही हूँ, स्क्लेरन काइमा को मैं पढ़ा रही हूँ, मोनोकॉट स्टेम तक बात आई हुई है। इसको हम आगे फिर से स्क्लेरन काइमा को ही देखिए, स्क्लेरन काइमा को मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, स्क्लेरन काइमा को मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। इसको हम फिर से दो पार्ट में, दो तरीके के स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू होते हैं, एक होता है फाइबर्स और दूसरा होता है स्क्लेरिड्स। इसमें देखिएगा आप, एक होता है फाइबर्स और एक होता है स्क्लेरिड्स। देखिए फाइबर क्या है भाई, फाइबर कोई अलग से चीज़ नहीं है। फाइबर और द इलोंगेटेड सेल, जितनी भी इलोंगेटेड सेल होंगी उनको हम फाइबर कहने लग जाते हैं। लंबी टैपरिंग और बोथ एंड आर पॉइंटेड होना चाहिए उसका, उसको हम फाइबर के, जैसे मसल फाइबर। तो मसल फाइबर क्या है, कोई फाइबर जैसी चीज़ नहीं है। मसल सेल्स जो होती हैं, जो भी मसल सेल्स इलोंगेटेड होती हैं, टैपरिंग उनके एंड होते हैं, उन्हीं को हम मसल फाइबर कहते हैं। तो फाइबर आर द सिंगल सेल, फाइबर इज द सिंगल सेल। फाइबर जो होते हैं वो सिंगल सेल होता है जो कि इलोंगेटेड होते हैं। तो इसी तरीके से जो फाइबर है, देखिए फाइबर कैसे होंगे, ऐसे होंगे। ये हो गया फाइबर। अब आप देखिए इसके एंड कैसे हैं, टैपरिंग है, दिखाई दे रहा है। इसके एंड कैसे हैं, टैपरिंग है। ओके, अब देखिए इलोंगेटेड है, ठीक है, एंड टैपरिंग एंड है इसका। तो ये सब तो आपको पता होगा, टैपरिंग एंड है इसका। ओके, अब एक बात बताओ मुझे, ये लिग्निफाइड होते हैं। मैं यहाँ पे लिग्निफाइड लिख रही हूँ, आप ध्यान देना। ये कैसे होते हैं, लिग्निफाइड। भाई ठीक है, स्क्लेरन काइमेटस है तो लिग्निफाइड तो होंगे। डेड है भाई, लिग्निफाइड हो तो तुरंत से इसका जो प्रोटोप्लास्ट हो जाएगा वो प्रोटोप्लास्ट तो इसमें होना नहीं है। प्रोटोप्लास्ट है क्या, नहीं है। तो ल्यूमन इसका कैसा है, इसका ल्यूमन तो हो गया एम्प्टी। इसका ल्यूमन कैसा हो गया, एम्प्टी। और इसका ल्यूमन कैसा हो गया, नैरो हो गया। तो ये हो गया हमारा फाइबर। तो फाइबर की विशेषता आपको पता चल गई। फाइबर की विशेषता क्या है, फाइबर हमारे कैसे हैं, इलोंगेटेड सेल्स हैं, लॉन्ग एंड टैपरिंग है, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट इसमें है नहीं, और इसका ल्यूमन कैसा है, एम्प्टी है। यहाँ तक अगर चीज़ें समझ में आ गई हैं तो हम लोग स्क्लेरिड की तरफ चलते हैं। देखिए स्क्लेरिड हमारा जनरली ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, ठीक है। जब हम स्क्लेरिड की बात करते हैं तो स्क्लेरिड थोड़ा सा ऐसा होता है। हमने यहाँ पे इसको बात किया, ये लॉन्ग एंड टैपरिंग है। दिस इज द हाईली लिग्निफाइड। मैंने यहाँ पे लिग्निफाइड, फाइबर में अब ध्यान देना, फाइबर में हमने लिग्निफाइड टर्म यूज किया, हाँ वो लेकिन ये हाईली लिग्निफाइड हो जाता है। और अगर ये हाईली लिग्निफाइड है तो इसका ल्यूमन और भी ज़्यादा नैरो होगा, इसका ल्यूमन तो नैरो होगा। बात समझ में आ रही है, नैरोअर हो जाएगा। इसका ल्यूमन कैसा हो जाएगा, नैरोअर हो जाएगा।
तो ये है स्क्लेरिड, दोनों मैकेनिकल सपोर्ट। अच्छा, स्क्लेरिड प्रेजेंट कहाँ होते हैं? तो मैं स्क्लेरिड के एग्जाम्पल लिख दे रही हूँ। लीव्स ऑफ, जैसे आप वो खाते हो फ्रूट खाते हो, फ्रूट में ग्रिटीनेस, जैसे आप एप्पल खा रहे हो, पियर खा रहे हो, नाशपाती खाते हो, तो नाशपाती में ग्रिटीनेस होता है, किरकिराहट सी जैसी चीज होती है, वहां पे स्क्लेरिड होता है। तो एक और लीफ ऑफ टी में भी होता है, टी में होता है, ठीक है। और फ्रूट ऑफ ग्वाव, मतलब सॉरी, फ्रूट लाइक, फ्रूट लाइक जैसे गुआवा, एप्पल, पियर, इन सब में होता है, सपोता, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ होता है? वॉलनट में होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों में ये प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हमारा 3 तरीके के टिश्यू। आई होप कि आप लोगों को टिश्यू अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने टिश्यू क्या बताया है, मैंने टिश्यू एक बार ध्यान से देखिए, टिश्यू में मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, अभी जो मैं पैरेनकाइमा टिश्यू पढ़ा, मतलब मैं जो सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा रही थी उसको देखिए। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरीके का है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा हाईली वी कैन से मेजरली प्रेजेंट होता है प्लांट में, सबसे ज़्यादा होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है। इसकी सेल वॉल सेलुलोज की है, इंटरसेलुलर स्पेसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये मेनली आइसोडाइमेट्रिक होती है, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस और सिक्रेशन का काम। कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, पैक्टिनाइज्ड होता है। इसकी सबसे खास बात ये होगी कि थिकेनिंग कहाँ पे होती है? कॉर्नर पे होती है। अनइवन थिकेनिंग होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे पेक्टिन डिपॉजिट होता है और पेक्टिन वाटर होल्ड कर लेता है वो, और वो उस पार्ट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब हम देखेंगे ये डाइकॉट स्टेम और पिटियोल में होता है। स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो ये डेड मैकेनिकल टिश्यू है, हाईली लिग्निफाइड है, प्रोटोप्लास्ट नहीं होगा। पहली बार ये एक ऐसा टिश्यू है जो डेड है। बाकी पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा लिविंग थे, क्योंकि इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, पेक्टिन की बनी हुई है। इनकी सेल वॉल हाईली लिग्निफाइड हो जाती है। ल्यूमन एम्प्टी हो गया, ये मोनोकॉट स्टेम में है। और अभी जो मैंने बताया इसका अभी जो मैंने बताया कि 2 तरीके के होते हैं, एक फाइबर और स्क्लेरिड। फाइबर इलोंगेटेड होते हैं, टैपरिंग एंड होता है, लिग्निफाइड है, और इसके ल्यूमन नैरो हो जाएंगे। जबकि अगर हम स्क्लेरिड की बात करें तो ये ओवल स्फेरिकल होता है, हाईली लिग्निफाइड हो जाता है, तो ल्यूमन इसका और भी नैरोवर हो जाएगा। ये होता कहाँ पे है? लीफ ऑफ टी, फ्रूट लाइक एप्पल, पियर होता, ठीक है, लिग्यूम्स वगैरह में होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू। नाउ कम टू द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की तरफ मूव करते हैं। तो हमने अभी बताया था कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में 2 तरीके का टिश्यू मैंने बताया। एक हो गया हमारा जाइलम और दूसरा क्या हो गया हमारा? फ्लोएम। तो मैं यहाँ पे जाइलम ही डिस्कस करूंगी, फ्लोएम को थोड़ा सा हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम पहले जाइलम पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं बात करूं जाइलम की, तो जाइलम की अगर हम बीच में ही इसको लिख दे रहे हैं, पहले हम लोग जाइलम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैंने अभी बताया कि इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल। दे आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल, ठीक है। अब देखिए, जाइलम में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। जाइलम ट्रैकीड्स, फिर क्या है? जाइलम वेसल्स, फिर क्या है? जाइलम फाइबर्स, और लास्ट वन इज द जाइलम पैरेनकाइमा। जाइलम पैरेनकाइमा। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, जाइलम ट्रैकीड्स, वेसल्स, फाइबर एंड पैरेनकाइमा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको अभी बता दूं, जिसे आप कभी नहीं भूलिएगा, कि मोस्ट ऑफ पार्ट जाइलम के डेड होते हैं एक्सेप्ट पैरेनकाइमा। तो सबसे पहली चीज है, पैरेनकाइमा ही लिविंग होती है, बाकी सबके सब कैसे होते हैं? डेड। तो यहाँ से हमें एक बात तो पता चल चुकी है कि अगर ये सबके सब डेड हैं और कोई लिविंग है तो इसका सेल वॉल कैसा होगा? इसका सेल वॉल लिग्निफाइड है, तो इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होगा,
तो इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं है। सेम थिंग ये भी लिग्निफाइड है, प्रोटोप्लास्ट नहीं है, ये भी लिग्निफाइड है और इसमें भी प्रोटोप्लास्ट नहीं है। इज दिस क्लियर? और जो जाइलम पैरेन्काइमा है लिविंग है तो इसकी सेल वॉल सेलुलोजिक होगी और दिस इज द ओनली पार्ट जहां पे प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। दिस इज द ओनली पार्ट ऑफ जाइलम जहां पे प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। एम आई क्लियर? ये इतनी चीज तो हमें जाइलम के बारे में ऐसे ही पता चल गया। तो आपको ऑप्शन दे देगा एग्जामिनर, बताएगा बताइए इसमें से लिविंग कौन है, इसमें से सेलुलोजिक कौन है, इसमें से लिग्निफाइड कौन नहीं है, इसमें किसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं है, किसमें प्रोटोप्लास्ट। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस जो यहाँ से पुटअप हो सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये दो जो होते हैं एंजियोस्पर्म में, तो ये दोनों होते हैं एंजियोस्पर्म में, ये दोनों होते हैं जो कंडक्टिंग पार्ट बनाते हैं वाटर के लिए। कंडक्टिंग, तो हमें पहले तो पता है कि जाइलम का फंक्शन ही है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन अ यूनिडायरेक्शन। वी ऑल नो वेरी वेल दैट जाइलम का जो काम है वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। जबकि जो फ्लोएम है, फ्लोएम का काम है कि फ्लोएम बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है फ्लोएम से, लेकिन जाइलम का ट्रांसपोर्ट ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है और जाइलम से वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर हम बात करें जाइलम का कंडक्टिंग पार्ट कौन बनाता है, तो ये ट्रैकिड और वेसल, और वेसल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, वेसल्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्योंकि ये केवल एंजियोस्पर्म में ही होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जिम्नोस्पर्म में कौन कंडक्टिंग पार्ट है, तो हम ये कह देंगे कि जिम्नोस्पर्म में ओनली वेसल होते हैं। लेकिन एक बात आप ओनली ट्रैकिड्स होते हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि यहाँ पे केवल जिम्नोस्पर्म की बात किया है, लेकिन अगर वो ब्रायो और ब्रायो में तो है नहीं, अगर वो टेरिडोफाइट की बात पूछे तो टेरिडोफाइट्स में भी, क्योंकि देखिए वैस्कुलर टिश्यू का जो ओरिजिन है वो टेरिडोफाइट से ही स्टार्ट हुआ है, तो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में केवल ट्रैकिड होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में ट्रैकिड और वेसल दोनों होते हैं। तो एंजियोस्पर्म का कंडक्टिंग पार्ट कौन बनाता है, ट्रैकिड और वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। इज दिस क्लियर? अब हम देखेंगे इनमें दोनों में हम थोड़ा सा अंतर देखेंगे, वेसल और ट्रैकिड में थोड़ा सा इसके डायग्राम में क्या डिफरेंस है। तो हमें इतना तो पहले पता चल चुका है कि ये सब क्या है भाई। अब देखिए नेक्स्ट हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऊपर देखते हैं इसको, या क्या कर रही हूं मैं, पाम। अब देखते हैं इसको हम लोग यहाँ पे जो एक ट्रैकिड और वेसल में थोड़ा सा इसके डायग्राम को हम लोग देखेंगे। देखिए ट्रैकिड एक सिंगल सेल है, क्या है, एक सिंगल सेल है। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। ट्रैकिड एक सिंगल सेल है, जस्ट लाइक फाइबर। तो मैंने यहाँ पे फाइबर जैसी एक सेल बना दी, तो ये हो गया हमारा ट्रैकिड, एक सिंगल सेल है। ओके, तो सिंपल सी बात है, इसका ये लिग्निफाइड है तो ल्यूमन इसका नैरो होगा, इसका जो प्रोटोप्लास्ट इसमें नहीं होगा, तो ट्रैकिड इज द सिंगल सेल। ओके, वेसल्स आर ग्रुप ऑफ सेल्स। वेसल क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है। वेसल ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनको हम लोग कहते हैं वेसल मेंबर। क्या कहते हैं, वेसल मेंबर्स। तो देखिए कई सारे सेल्स ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स, ये एक सेल हो गई, फिर ये दूसरी सेल हो गई मतलब वेसल मेंबर,
फिर ये तीसरी सेल हो गई, फिर ये चौथी, सो ऑन। तो जो वेसल्स है दे आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो वेसल मेंबर से मिलके बने हुए हैं, और जो इनकी एक वेसल मेंबर ये है, एक वेसल मेंबर ये है, इनका जो कॉमन वॉल है दैट इज परफोरेटेड। जो कॉमन वॉल होती है, जैसे मान लीजिए मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इनकी जो कॉमन वॉल होगी उसमें पोर्स होते हैं। तो इसकी जो कॉमन वॉल है वो क्या होती है, कॉमन वॉल इज परफोरेटेड। कैसी होती है, परफोरेटेड होती है। तो इसकी कॉमन वॉल कैसी है, परफोरेटेड है। इज दिस क्लियर? तो वेसल्स क्या है, वेसल्स आर ग्रुप ऑफ सेल्स जिनके एंड वॉल या कॉमन वॉल क्या होते हैं, परफोरेटेड होते हैं। तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेना कि कौन डेड है, कौन लिविंग है, ठीक है, किसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं है, किसमें जो है क्या कहते हैं, कौन लिग्निफाइड है, कौन सेलोजिक है। यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि जो जाइलम है, ये देखिए, हाँ, जो अब हम लोग देखेंगे कि यही है फाइबर, ये हो गया। अब देखिए यहीं से क्या है, जाइलम वेसल से जो मैंने अभी पैरेन्काइमा डिस्कस किया था, जाइलम पैरेन्काइमा क्या क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग है। यहाँ पे मैंने अभी डिस्कस किया हुआ है जाइलम पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग है। दिस इज द ओनली पार्ट जो कि लिविंग है ना। यहाँ पे पैरेन्काइमा लिविंग है। अब इसका क्या काम क्या है, इसका काम है, ये भी दो तरीके के होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। इसका अगर हम टाइप्स देखें तो ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है एक्सियल पैरेन्काइमा, एक्सियल पैरेन्काइमा, और दूसरा होता है रे पैरेन्काइमा। दूसरा क्या होता है, रे पैरेन्काइमा, ठीक है, एक्सियल पैरेन्काइमा, और दूसरा होता है रे पैरेन्काइमा, ठीक है, रे पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का काम क्या है, स्टोरेज है। इसका मोस्ट ऑफ जो फंक्शन है वो क्या होता है, स्टोरेज होता है। अब एक्सियल पैरेन्काइमा और रे पैरेन्काइमा कैसे होते हैं, इसको ध्यान दीजिए। जैसे मैंने अभी ये वेसल बनाया, तो इसी वेसल से यहाँ से देखिए ऐसे पैरेन्काइमा सेल ऐसे ऐसे जुड़ी होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये तो एक्सियल पैरेन्काइमा हो गई। लेकिन जो रे पैरेन्काइमा होती है वो रेडियल डायरेक्शन में, थोड़ा सा रेडियल डायरेक्शन, ये सब हो गई रे पैरेन्काइमा। ये क्या हो गई, रे पैरेन्काइमा। तो हम अगर रे पैरेन्काइमा की बात करें, आप देखिए ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर हम रे पैरेन्काइमा की बात करें तो इसका काम क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन रेडियल डायरेक्शन। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन रेडियल डायरेक्शन, मतलब ये रेडियल डायरेक्शन में वाटर मिनरल को कंडक्ट करते हैं। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन रेडियल डायरेक्शन। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई है? तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये जाइलम वाला पोर्शन हमारा जो है ख़त्म हो चुका है। ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि जाइलम और फ्लोएम जाइलम के पार्ट क्या क्या हैं, उनके फंक्शन क्या क्या हैं। हमेशा याद रखना ट्रैकिड और वेजल में अंतर क्या है, ठीक है। वेजल मेंबर्स से मिलके बना होता है वेजल, और इनकी एंड वॉल कैसी होती हैं, परफोरेटेड होती हैं, ताकि भाई देखो वेसल मेंबर इस तरीके से बनेगा और वाटर और मिनरल का कंडक्शन तो तभी हो पाएगा जब इनकी वॉल क्या होंगी, परफोरेटेड होंगी। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगली चीज देखते हैं। अगली चीज हम लोग यहां से कर लेते हैं। अगली चीज क्या है, देखिए इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम दो तरीके के हैं। जाइलम दो तरीके के होते हैं। एक तो हो गया प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम, और एक हो गया मेटाजाइलम। एक क्या हो गया, मेटाजाइलम। अब इन दोनों में अंतर क्या है, प्रोटोजाइलम इज द फर्स्ट फॉर्म जाइलम, फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम, मतलब जो पहले बना उसको हम प्रोटोजाइलम कहते हैं, जो बाद में बनेगा जिसको हम कहेंगे लेटर फॉर्म्ड जाइलम, जो बाद में बनेगा उसको हम कहेंगे मेटाजाइलम, जो बाद में बनेगा उसको हम कहेंगे मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम पहले बनता है और मेटाजाइलम बाद में बनता है। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है या इसमें मतलब खास बात क्या है, इसके ल्यूमन काफ़ी नैरो होते हैं, ल्यूमन इसका नैरोवर होता है।
इसके जो भी वेसल्स वगैरह होते हैं उनके ल्यूमन काफ़ी नैरोअर होते हैं, और यहाँ पे इनके जो वेसल्स होते हैं उनके ल्यूमन काफ़ी ब्रॉड होते हैं। तो यहाँ पे तो ये चीज़ हमें समझ में आ चुकी है। अब हम आगे क्या देखेंगे, जाइलम डिफरेंशिएशन देखेंगे। जो अगला टर्म है हमारा वो है जाइलम डिफरेंशिएशन। जाइलम डिफरेंशिएशन, जाइलम डिफरेंशिएशन दो तरीके का होता है, बहुत अच्छे से समझिए इसको। अभी हमने क्या कहा था, जाइलम दो तरीके का है, एक है जो पहले बन जाता है उसको हम प्रोटोजाइलम कहते हैं, जो बाद में बनता है उसको हम मेटाजाइलम कहते हैं। और जाइलम डिफरेंशिएशन भी दो तरीके का है। कैसा है देखिए ध्यान से, एक है सेंट्रीपिटल, एक क्या है सेंट्रीपिटल, और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल। दूसरा क्या है सेंट्रीफ्यूगल। अब इन सब दोनों को हम लोग समझते हैं। सेंट्रीपिटल को हम लोग एग्जार्क भी कहते हैं, और या हम बाद में बताएंगे इसको, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। क्या कर रहे हैं, चलिए सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल कहाँ होता है और कैसे होता है इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, जब डिफरेंशिएशन टुवर्ड्स सेंटर होता है, डिफरेंशिएशन टुवर्ड्स सेंटर मतलब डिफरेंशिएशन सेंटर की तरफ होता है। सेंटर की तरफ का मतलब प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे हो और मेटाजाइलम अंदर हो। प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे हो और मेटाजाइलम अंदर हो। तो देखिए एकदम बहुत ध्यान से देखिए इस चीज को, प्रोटोजाइलम कहाँ पे है, पेरीफेरी। भाई देखिए डिफरेंशिएशन सेंटर की तरफ होगा, डिफरेंशिएशन सेंटर की तरफ होगा तो पहले छोटा बनेगा फिर ना बड़ा बनेगा। तो प्रोटोजाइलम एट पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम इन द सेंटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्रोटोजाइलम एट पेरीफेरी, प्रोटोजाइलम एट पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम इन सेंटर। मेटाजाइलम कहाँ हो जाएगा, सेंटर में होगा। इस कंडीशन को हम लोग और क्या कहते हैं, एंडार्क सेंट्रीपिटल है ना, इस कंडीशन को हम लोग एग्जार्क कंडीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्जार्क कंडीशन। तो सेंट्रीपिटल को हम लोग एग्जार्क भी कहते हैं। और इसका ये हमेशा कहाँ पाया जाता है, रूट्स में पाया जाता है। मैं अभी क्योंकि ये तो बहुत सिंपल से सब हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, बेसिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम टिश्यू सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सब चीज़ें समझते रहिए। अगर डिफरेंशिएशन टुवर्ड सेंटर हो रहा है तो प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे होगा, मेटाजाइलम कहाँ होगा, सेंटर में होगा। और इस कंडीशन को हम लोग एग्जार्क कंडीशन कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, रूट में होता है। डिफरेंशिएशन कहाँ होगा, डिफरेंशिएशन टुवर्ड्स पेरीफेरी, टुवर्ड्स डिफरेंशिएशन टुवर्ड्स कहाँ पे है, पेरीफेरी। अगर डिफरेंशिएशन पेरीफेरी पे है तो बताइए क्या होगा बच्चों, प्रोटोजाइलम इन सेंटर, प्रोटोजाइलम इन सेंटर एंड मेटाजाइलम एट पेरीफेरी। उल्टा हो जाएगा कंडीशन, प्रोटोजाइलम सेंटर में हो जाएगा। अब देखो डिफरेंशिएशन ऐसे होगा, डिफरेंशिएशन प्रोटोजाइलम सेंटर में मेटाजाइलम बाहर, प्रोटोजाइलम सेंटर में मेटाजाइलम बाहर, ऐसे हो जाएगा ना डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। प्रोटोजाइलम सेंटर में होगा और मेटाजाइलम कहाँ होगा, बाहर होगा। और ऐसी कंडीशन को हम लोग एंडार्क कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडार्क। और दिस इज द फीचर ऑफ स्टेम। अब चलो मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ। देखो जब आप देखो ये एंडार्क में डी आ रहा है, फ्यूगल में एफ आ रहा है, और डी और एफ पास पास है ना, तो याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। डी और एफ पास पास है तो आप इससे ये याद कर सकते हो कि डी और एफ पास पास है, तो एंडार्क जो है वही सेंट्रीफ्यूगल है। एंडार्क में एन आ रहा है, स्टेम में एम आ रहा है, मतलब एन एम पास पास में है, मतलब एंडार्क वाली कंडीशन कहाँ होगी, स्टेम में होगी। एग्जार्क की अगर हम बात करें तो एक्स वाला आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है और यहाँ पे पी आ रहा है, ये सब थोड़ा सा पास है। आप बस इसको कोरिलेट कर लीजिएगा, चीज़ें अपने आप कंफर्म हो जाएंगी। दिस इज ऑल अबाउट द जाइलम। नाउ कम टू द फ्लोएम। तो
तो जाइलम के बारे में हमने कहा कि ये 4 टाइप के टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं, पैरेन्काइमा, ट्रैकीड, वेसल और फाइबर, जिसमें केवल और केवल पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी सब डेड। तो उसकी सेल वॉल के बारे में, उसमें प्रोटोप्लास्ट के बारे में आप सब पता कर पाएंगे। वेसल और ट्रैकीड में थोड़ा सा अंतर रखिएगा। प्रोटोजाइलम क्या है, मेटाजाइलम क्या है, और डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कौन सेंट्रीफ्यूगल है, कौन सेंट्रीपिटल है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। इसको हम लोग, फ्लोएम में भी 4 पार्ट होते हैं। फ्लोएम में भी 4 पार्ट हैं। जैसे जाइलम में कंडक्टिंग पार्ट क्या था, वेसल और ट्रैकीड था। तो उसी तरीके से फ्लोएम में भी कुछ कंडक्टिंग पार्ट होगा। फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, है ना। फ्लोएम का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो इसमें भी देखिए पहला इसमें भी कुछ कंडक्टिंग पार्ट होगा, तो हम पहले कंडक्टिंग पार्ट को अलग लिख दे रहे हैं। कंडक्टिंग पार्ट, अब देखिए पहले कंडक्टिंग पार्ट को ही हम डिस्कस कर दे रहे हैं। कंडक्टिंग पार्ट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अलग अलग होता है। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें, तो जिम्नोस्पर्म में कंडक्टिंग पार्ट क्या क्या है, सीव सेल्स हैं और एल्ब्यूमिनस सेल्स। और अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म में सीव सेल की जगह सीव ट्यूब सेल हो जाएगा, और एल्ब्यूमिनस सेल की जगह कॉम्पेनियन सेल हो जाएगा। तो आपसे ऐसे पूछता है कि कॉम्पेनियन सेल्स की तरह जिम्नोस्पर्म में कौन सेल है, या एल्ब्यूमिनस सेल्स की तरह एंजियोस्पर्म में कौन सेल है। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्ब्यूमिनस सेल्स कहाँ है और कॉम्पेनियन सेल्स कहाँ है। एक्चुअली एल्ब्यूमिनस सेल की डिस्कवरी की थी स्ट्रासबर्गर ने। स्ट्रासबर्गर आपने नाम सुना होगा, प्लांट सेल डिवीजन को उन्होंने स्टडी किया था, और स्ट्रासबर्गर ने एल्ब्यूमिनस सेल को भी डिस्कवर किया था। इसलिए एल्ब्यूमिनस सेल को एक और नाम देते हैं, स्ट्रासबर्गर सेल। इसको हम और क्या कहते हैं, स्ट्रासबर्गर। अब देखिए ध्यान से समझिए, पहला तो अब हम कहेंगे कि देखिए फ्लोएम के मैं डिवीजन लिख रही हूँ, फ्लोएम में कंडक्टिंग पार्ट, सेम इसी तरीके से दूसरा क्या हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और लास्ट वन इज द फ्लोएम फाइबर। लास्ट क्या है, फ्लोएम फाइबर हो गया। अब मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे बताइए कि जिम्नोस्पर्म्स में फ्लोएम के कितने पार्ट हैं। जिम्नोस्पर्म में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्लोएम, सीव सेल्स, एल्ब्यूमिनस सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। एंजियोस्पर्म में फ्लोएम के कितने पार्ट हैं, वहां पे भी 4 पार्ट हैं, सीव ट्यूब सेल, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। सबसे मजे की बात ये है कि फ्लोएम के मोस्ट ऑफ पार्ट लिविंग होते हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। दिस इज द ओनली पार्ट ऑफ फ्लोएम दैट इज डेड, ओनली डेड पार्ट। अब ओनली डेड पार्ट है तो भाई इसका काम क्या होगा, ये हाईली लिग्निफाइड होंगे और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और प्रोटोप्लास्ट इसमें नहीं होगा। तो अब देखिए बहुत मजे की बात, हमने देखा जाइलम में मोस्ट ऑफ पार्ट डेड होते हैं, केवल पैरेन्काइमा लिविंग होता है, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ पार्ट लिविंग होते हैं, केवल फाइबर डेड होते हैं। ओके, फाइबर के बारे में भी हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी चलिए देखते हैं जो फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात कर लेते हैं। पैरेन्काइमा है तो ऑब्वियसली इसका काम थोड़ा सा स्टोरेज से जुड़ा होता है। एक बहुत मजे की बात आप ये याद रख लेना कि दिस इज एब्सेंट इन मोनोकॉट्स, मोस्ट ऑफ मोनोकॉट्स। याद रखना, मैं बार बार जो कहने जा रही हूँ उसको आप समझना, ये मोनोकॉट्स में एब्सेंट होते हैं, तो ये डाइकॉट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब हम मोनोकॉट सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आएगी। अब देखिए फ्लोएम फाइबर के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। भाई फाइबर क्या होंगे, पहले तो हम ये देख लें, ये इलोंगेटेड होंगे, टेपरिंग होंगे, और ये सब हमें पता है कि फाइबर का स्ट्रक्चर तो हमें पता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल इसके क्या है, जूट है, ठीक है, हेम्प है, फ्लैक्स है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए फाइबर के। ये 2 पार्ट तो हमने फ्लोएम का कवर कर लिया। हमें फ्लोएम का जो अगला पार्ट कवर,
लगभग 1 घंटे होने जा रहा है वीडियो, लेकिन ये लेक्चर भी खत्म होने वाला है। दूसरे लेक्चर में हम लोग टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, बहुत मजे से, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दूसरा लेक्चर। तो अभी हम ये जो चीज़ें हैं इसको थोड़ा सा फ्लोएम का ये पार्ट देख लेते हैं। अभी चलिए देखिए, बचा क्या, बचा है ये, सॉरी थोड़ा सा हम यहाँ पे देखें, सीव सेल्स की बात करें और सीव ट्यूब सेल्स की बात करें, कॉम्पेनियन। अब देखिए सीव से इसको हम कंपेयर कर देते हैं, इसको और इसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, बिल्कुल वैसे ही है ये जैसे ट्रैकिड और वेजल था, जैसे ट्रैकिड और वेजल था, बस अंतर ये था कि ट्रैकिड और वेजल डेड थे, ये सब जिंदा है, ये सब लिविंग है। तो सीव सेल कैसा होता है, दिस इज द सिंगल सेल, ये क्या है, सिंगल सेल है, एंड सीव ट्यूब सेल इज द ग्रुप ऑफ सेल, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है भाई। और ये किसका बना होता है, ये बना होता है सीव ट्यूब, क्या कहते हैं इसको हम लोग, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं तो सीव ट्यूब एलिमेंट से बना होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स एंड मेड अप ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट। वो वेसल किसका था, वेसल मेंबर्स से मिलके बना था, और ये किससे मिलके बने हुए, सीव ट्यूब एलिमेंट से मिलके बने। अब हम देख लेते हैं, देखिए ये सिंगल सेल होगा, सॉरी ये सिंगल सेल होगा, तो इसका जो है चलिए देखते हैं इसको। अगर ये सिंगल सेल है, कहाँ आ गए हम लोग, अगर ये सिंगल सेल है कुछ दिक्कत आ रही है, और ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आई जस्ट डोंट नो। हाँ यहाँ पे, सॉरी आ गया। अगर ये सिंगल सेल है तो बिल्कुल ये ऐसे, जो मैंने अभी ट्रैकिड बनाया था बिल्कुल वैसी होती है, ठीक है, एंड वॉल टैपरिंग इलोंगेटेड। और इनमें देखिए यहाँ पे ना ऐसे ऐसे पोर्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। तो दे कंटेन्स सीव पोर, इनमें क्या होता है, सीव पोर्स होता है। लेकिन ये तो हमने कहा कि ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं तो इस तरीके के होंगे, देखिए ज़रा, ये इस तरीके से होंगे, ये एक सीव एलिमेंट हो गया, ये एक सीव ट्यूब एलिमेंट हो गया, ये एक सीव ट्यूब। तो इनकी जो एंड वॉल होंगी ये भी परफोरेटेड होते हैं, इनकी एंड वॉल क्या होती है, परफोरेटेड, लेकिन ये इनको हम लोग कहते हैं सीव प्लेट, क्या कहते हैं, सीव प्लेट। तो याद रखना सीव पोर कहाँ होगा, सीव सेल में होगा, और सीव प्लेट कहाँ होगा, सीव ट्यूब सेल में होगा। इतनी बात समझ में आ चुकी है। तो ये रहा पूरा का पूरा सीव ट्यूब सेल। अब एक इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि सीव ट्यूब सेल्स जो होते हैं, ये सीव प्लेट याद रखना, इनकी एंड वॉल परफोरेटेड है, कॉमन जो इनकी वॉल है लॉन्गिट्यूडनल वॉल वो कैसी है, परफोरेटेड है, जिसको हम सीव प्लेट कहते हैं। वहां पे हम क्या कह रहे थे उसको, वो एंड वॉल उसकी भी परफोरेटेड थी वेसल की, ये हमें पता है। चलिए देखिए, जो सीव ट्यूब सेल होते हैं, सीव ट्यूब सेल कैसे होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि प्लांट में सीव ट्यूब सेल्स कैसे होते हैं, ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। अब अगर ये ई न्यूक्लिएटेड होते हैं तो इनका फंक्शन, तब ये लिविंग कैसे है और इनका फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, तो वो आ जाता है भाई ये है वफादार इंसान, जिसको हम कहते हैं कॉम्पेनियन सेल, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पेनियन सेल्स कहते हैं। कॉम्पेनियन सेल्स कंटेन्स न्यूक्लियस, और ये पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। ये कैसी होती हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, इनमें न्यूक्लियस होता है। और अगर इनमें न्यूक्लियस होता है तो ये क्या करती हैं, इनको कंट्रोल करती हैं। किसको कंट्रोल करती हैं, कंट्रोल्स सीव ट्यूब सेल, इसके फंक्शन को कंट्रोल करती हैं। और दे ऑल्सो मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब सेल,
मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब सेल, ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब सेल, सीव ट्यूब सेल में ये प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करती हैं। एक सबसे खास बात इसके शेप के बारे में, तो अगर कॉम्पेनियन सेल में कैसे होती हैं, इनमें देखिए कॉम्पेनियन सेल का शेप, क्योंकि प्लांट सेल में आपको पता है कि सेंट्रल वैक्यूल होता है, पेरीफेरल न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। तो 3 पॉइंट ऑफ कॉम्पेनियन सेल के बारे में भी याद रख लीजिएगा कि इसमें सेंट्रल वैक्यूल है, पेरीफेरल न्यूक्लियस है और इसमें क्या है, और इसमें है डेंस साइटोप्लाज्म। सो दिस इज, और अब यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने अभी अभी फ्लोएम जाइलम के पार्ट के बारे में पढ़ा था, वैसे ही हम फ्लोएम का पार्ट भी पढ़ेंगे। फ्लोएम भी 2 तरीके का होता है, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। अब हम देखेंगे कि प्रोटोफ्लोएम कौन होगा। भाई देखिए, फर्स्ट फॉर्म्ड फ्लोएम जो पहले बन जाएगा, फर्स्ट फॉर्म्ड फ्लोएम, और ये क्या क्या बनेगा, ये लेटर फॉर्म्ड फ्लोएम जो बाद में बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, मेटाफ्लोएम कहेंगे, और जो पहले बनेगा उसको। तो सिंपल सी बात है, इसका जो सीव ट्यूब होगा उसका ल्यूमन कैसा होगा, ल्यूमन नैरोअर होगा, इसका ल्यूमन क्या होगा, नैरोअर होगा, और इसका ल्यूमन क्या होगा, ब्रॉड होगा। तो इसका ल्यूमन क्या होगा, ब्रॉड होगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हम एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं सारी चीज़ें। हमने एकदम, मैं बोर्ड पे बताऊंगी तो वक्त भी लगेगा और मुझसे थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन भी हो। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी अभी सही से सीख नहीं पाई हूँ मैं, तो मैं थोड़ा जल्दी सीखने का प्रयास करूँगी। सबसे पहले हम लोग टिश्यू के बारे में देखे थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू केवल स्पेशलाइज्ड लोकेशंस पे ही होते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते। प्राइमरी मेरिस्टम में भी हमने एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम देखा था। एपिकल में रूट एपिकल, शूट एपिकल, शूट एपिकल जो थोड़े थोड़े मेरिस्टम छोड़ देते हैं तो वो आगे चल के बन जाते हैं हमारे क्या, एक्सिलरी बड। रूट और बाकी इंटरकैलरी मेरिस्टम परमानेंट टिश्यू के बीच में होते हैं। परमानेंट टिश्यू हमेशा हर जगह प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी मेरिस्टम सेकेंडरी प्लांट बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। परमानेंट टिश्यू में सिंपल, परमानेंट और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में भी हमने देखा था पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने देखा था जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के मोस्ट ऑफ पार्ट डेड होते हैं, फ्लोएम का मोस्ट ऑफ पार्ट जो है वो लिविंग। सीव सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल जिम्नोस्पर्म में है, सीव ट्यूब सेल और कॉम्पेनियन सेल एंजियोस्पर्म में है। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोरेज का काम करता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट में एब्सेंट होता है। फ्लोएम फाइबर के बारे में हमने बताई आपको कि डेड होता है, और जूट, ये सब चीज़ें हमने आपको बताया, हेम्प और फ्लैक्स, ये सब फाइबर के एग्जाम्पल। सो आई होप कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगले लेक्चर में हम लोग टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। मेरी बात को एक बात को हमेशा याद रखना कि अगर आप बस रटने की कोशिश करोगे, केवल मार्किंग 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 करते जाओगे एनसीईआरटी में, तो पक्का है कि आप भूल जाओगे चीज़ों को थोड़ा सा एक बार। क्योंकि अगर मैं इसको पढ़ाती हूँ तो 2.5 से 3 घंटे लगेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने में। लेकिन अगर हम 2.5 से 3 घंटे डेडिकेटेड होके, कंसंट्रेट होके इस लेक्चर को देख लोगे तो आई एश्योर यू कि आप इसे बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाओगे, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टिश्यू सिस्टम, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आराम से प्रिपरेशन अच्छे से करिए आप लोग। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू।